इतना डरावना माहौल था कि कोई नॉर्मल लोग तो वहाँ जाए भी ना। नॉर्मल लोग तो शमशान घाट में नहीं जाते रात के टाइम पर, तो ऐसी जगह पे क्या जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्केरी रेड बेड में। मैं क्रिस्टी आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि हमारे जैसे नॉर्मल लोगों की ही है। और इस कहानी में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से नॉर्मल दिखने वाले लोगों के पीछे कौन सा शैतान उनके दिमाग में चल रहा होता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। मेरठ में रहने वाली दो सहेलियां, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो अपने आप को सोल सिस्टर्स कहा करती थी, ये कहानी उनकी है। रिचा और स्नेहा, ये वो दो लड़कियां जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ती थी। 6th क्लास से दोनों एक साथ पढ़ती थी, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में। जो रिचा और स्नेहा थी वो कॉलेज में आ गई, अब बड़ी हो गई थी। तो जब फर्स्ट ईयर में थी तो रिचा का एक जानने में एक लड़का था, मतलब उसके कज़न का कोई फ्रेंड था। उसको बचपन से उसका नाम तो पता था, लेकिन ऐसे कभी फेस टू फेस उससे मुलाकात नहीं हुई थी उसकी। उसने उसके बारे में बातें सुनी हुई थी, मतलब काफ़ी रिच लड़का था वो। जैसे होता है ना, किसी बहुत रिच लड़का होता है, वो फेमस होता है, सब जानते होते हैं लड़कियां उसके बारे में कि हाँ मेरे कज़न का वो एक फ्रेंड है, वो बहुत रिच है, बहुत स्मार्ट लड़का है ये वो। जैसे किसी क्रश टाइप, लड़कियों को बहुत क्रश होता है उसके ऊपर। तो वो वैसे ही रिचा का एक जानने में एक लड़का था। तो बाई चांस ही उसका एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ था, लेकिन वो 2nd ईयर में था। तो जब वो लोग वहाँ पहुंची तो उसको पता चला ये वही लड़का है, तो वो बहुत खुश हो गई। उसको मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा था कि मैं कौन है, मतलब बहुत सुनने में आता रहता है इसके बारे में कि ये इसके पास ये वाली बाइक है, ये वाली गाड़ी है, ऐसे होता है ना। तो उसी टाइप का वो लड़का था। तो उसको उसके मतलब पसंद था वो रिचा को बहुत ज़्यादा। तो रिचा को पसंद था। तो ऐसे ही एक दिन उनकी कुछ फेस्ट वगैरह था कॉलेज में। तो फेस्ट में उसकी उससे आपस में बात हुई कि तुम मेरे कज़न के फ्रेंड हो ना, ऐसे ऐसे करके बात हुई। तो उसने भी अच्छे से उसके साथ बात करी, उस लड़के ने। और वो लड़का अच्छे से उनकी दोस्ती हो गई। तो फिर रिचा ने स्नेहा को भी उससे मिलवा दिया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ऐसे ऐसे हम दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। तो उसने लड़के ने आगे से कहा कि ठीक है, तुम मस्त रहो, कोई भी दिक्कत हो कॉलेज में तो मुझे बता देना, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत हो आई विल सॉल्व इट। तो इतना कह के वो चला गया। तो जो रिचा थी उसको तो उस पर क्रश हो गया था, एक तरीके का समझ लो, क्रश हो गया था। उसके बाद दोनों वही कॉलेज में आना जाना, फिर उससे मिलना, रोज यही सब चलता रहा। रोज ये चलता रहा। तो जो स्नेहा थी, स्नेहा थोड़ी सी रिचा से ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा सुंदर थी और थोड़ी कम बोलने वाली लड़की होती ना, कम बोलती थी। रिचा तो ताड़ फाड़ ऐसे टाइप की लड़की थी। और जो स्नेहा थी वो थोड़ी काम लड़की थी और ज्यादा बोलती भी नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी। तो जो लड़का था उसको लड़की मतलब वो बार बार, जो रिचा थी उस लड़के के आसपास बार बार घूमती थी। तो स्नेहा तो उसके साथ ही रहती थी। तो वो तो अपने आप को उसको अट्रैक्शन देने के लिए कि मेरी तरफ उसका ध्यान आए उस लड़के को, तो जानबूझ के उसके बाद बार बार चले जाना, कैंटीन में उसको टकरा जाना, इस तरीके से उसके आसपास जानबूझ के बार बार जाती थी कि लड़का उसकी तरफ देखे और उसका ध्यान उसके ऊपर आए। तो लेकिन उल्टा हो गया, लड़के का ध्यान उसकी जगह स्नेहा के ऊपर आ गया। लड़के स्नेहा के ऊपर ध्यान आ गया। उसको स्नेहा क्योंकि वो उसकी कजन की बहन, मतलब बहन हो गई ना उसकी, तो वो उसको बहन की तरह देखता था, क्योंकि जो उस लड़के का फ्रेंड था वो इसका कजन था, रिचा का। तो कजन तो उसके ऊपर अगर वो ऐसे देखता तो लड़कों लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती। उसके दिमाग में तो ऐसा कभी आया ही नहीं कि रिचा को मैं इस नज़र से देखूं। उसने उसको बहन ही समझ रखा था। वो अपनी तरफ से ख्याली पुलाव पका रही थी, लेकिन उसकी तरफ से, लड़के की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने सीधा सारा ध्यान स्नेहा पे डाल दिया। रिचा के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो उसको बहन ही मान रहा था। तो स्नेहा के ऊपर उसने ध्यान डाला, स्नेहा उसको अच्छी लगने लग गई। स्नेहा उसको अच्छी लगने लग गई तो लेकिन रिचा को ये समझ ही नहीं आया। वो रिचा, वो भी लड़का अब उनसे बार बार मिलता था। लड़कियां तो पहले तो लड़कियों ने मिलना शुरू किया, फिर लड़का भी जानबूझ के बार बार उनसे मिलता था स्नेहा के चक्कर में। लेकिन रिचा को लगता था उसके चक्कर में मिल रहा है। ऐसे ऐसे करके कहानी उनकी चलती रही।
कहानी चलती रही और जब एक मतलब उसी साल के लास्ट में जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो उसने लड़के ने स्नेहा को बोला कि मुझे ना तुम अच्छी लगती हो। तो स्नेहा ने कहा मतलब वो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था कि मैं अच्छी उस क्योंकि वो नॉर्मल लड़की थी, उसको अच्छा अच्छा उसको भी लगता था अंदर से वो लड़का, लेकिन वो ऐसा कुछ सोचती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ऋचा उसके ऊपर चढ़ती रहती है बार बार, तो इसको शायद अच्छा लगता होगा, तो उसने स्नेहा ने उस लड़के के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन लड़का उसके बारे में सोच रहा था, मतलब ट्राइंगल बन गया एक तरीके का लव ट्राइंगल। जो ऋचा थी वो उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन जो लड़का था वो लड़की को पसंद करता था, लेकिन लड़की जो स्नेहा थी उसको वो कुछ भी ऐसा नहीं सोचती थी, वो नॉर्मल थी, पसंद ना पसंद उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। इस तरीके से उसने उसको बोला तो स्नेहा ने आके ऋचा को बता दिया कि वो लड़का ना मेरे को ऐसे बोल रहा था। तो जो ऋचा थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि, लेकिन उसने ऐसे अपना शो नहीं किया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कहती तेरे को पसंद करता है ऐसे कैसे, मतलब उसको उस टाइम इतनी चिढ़ सी मच गई अंदर कि उसने इसको आके कैसे कह दिया, मतलब उसको समझ ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे सकता है। अब जो ऋचा थी ना उसको इतना अंदर से इरिटेशन होने लग गई कि उसको ना उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद था काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो अमीर भी था, सुंदर भी था, और बहुत ज़्यादा उसको अंदर से वो पसंद था कि ये चीज़ मेरी है। उसने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि इसकी शादी मेरे से होगी, मैं इससे शादी करूँगी, उसका यहाँ तक सीन चला गया था। लेकिन जब ऐसे उसने उसकी फ्रेंड को ऐसे कह दिया तो होता है ना, चाहे कितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो, जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो जेलसी हो ही जाती है। सुना होगा आप लोगों ने पहले भी कई चीज़ों में ऐसे जेलसी आ ही जाती है, जब लड़के की बात आ जाए या दो दोस्तों में लड़की की बात आ जाए तो ये सब हो ही जाता है, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो। तो उसको उससे जेलसी हो गई कि ये कैसे हो सकता है। उसने उसको शो नहीं किया बट चिढ़ गई वो बहुत ज़्यादा। उसने कहा तो तूने आगे से क्या कहा, उसने स्नेहा से पूछा ऋचा ने कि अगर उसने जैसे आई लव यू बोला या जो भी कहा तुझे तो तूने आगे से क्या कहा, तूने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो वो बोली मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे समझ ही नहीं आया इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैंने तो इसके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था, पर इसने मुझे ऐसे सोच लिया, मेरे को समझ ही नहीं आया। मेरा ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने ऐसे वाले तरीके से भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो ऋचा ने बोला ठीक है तूने ऐसे नहीं सोचा, तो आप क्या सोच रही है क्या तू उसके बारे में। तो स्नेहा ने बोला अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। तो ऋचा ने कहा ठीक है, क्या तू उसके बारे में मत ही सोच, वो तेरे टाइप का नहीं है। स्नेहा ने कहा हाँ हाँ मैं कुछ नहीं सोच रही ऐसा, तू छोड़ना, हम कुछ और करते हैं, चल मार्केट चलें। ऐसे वो आपस में दोनों बात खत्म करके, लेकिन जो स्नेहा तो नॉर्मल हो गई, लेकिन जो ऋचा थी ना उसका दिमाग घूम गया। अब उसके दिमाग में यही घूमता रहा कि इसने तो कह दिया कि ठीक मेरे को नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से तो इसको है ना, लड़के की तरफ से तो लड़के को तो स्नेहा ही पसंद आ गई है, तो अब वो मुझे कैसे पसंद करेगा। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो उसके दिमाग में वही घूमता रहा। अब उसने स्नेहा के साथ बात तो करनी दी थी, वो जब भी उसको मिल रही थी, आ रही थी, जा रही थी या उसके पास आ रही थी, उसने स्नेहा के साथ अपना इंटरेक्शन कम कर दिया। उसका दिमाग बस उस लड़के में घुसने लग गया कि ये लड़का, मतलब एक उसको धक्का लग गया इतना जबरदस्त कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। उसने बहुत ज्यादा सपने सजा लिए थे, कई बार होता है ना इंसान इतने सपने सजा लेता है अपनी अपनी ही इमेजिनरी में, अपनी इमेजिनेशन के अंदर वो इतना कुछ सोच लेता है ऐसे होगा वैसे होगा, बट वैसा सच में होता नहीं है। तो फिर इंसान को धक्का लग जाता है, बहुत ज्यादा धक्का लग जाता है, जब हमारे हिसाब से जो हमने सोचा होता है वो चीजें नहीं हो पाती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी टाइप से वो लड़की बहुत परेशान हो गई। अब उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना स्नेहा अच्छी लग रही थी, ना कहीं आना जाना अच्छा लग रहा था, ना कॉलेज जाना अच्छा लग रहा था। तो अब कॉलेज में जाना स्टार्ट किया। अब जो वो लड़का था, स्नेहा ने उसको कोई जवाब तो दिया नहीं था, लेकिन लड़के को तो चाहिए था। लड़के को कई बार लड़कियां जवाब नहीं देती तब भी लड़का हाँ ही समझ लेता है कि शायद इसने कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ ना ना, तो शायद इसकी हाँ ही है। तो लड़का तो उसके आगे पीछे फिर घूम रहा है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सब चीजें देख के स्नेहा तो कुछ रिएक्शन इतना खास दे नहीं रही, उसको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जो ऋचा है उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो, अब उसको पहले तो उसको ये सब चीजें लगती थी कि उसके लिए हो रही हैं, अब जब उसको पता चल गया कि ये मेरे लिए नहीं, ये सब स्नेहा के लिए हो रहा है, तो अब उसको बहुत गुस्सा आने लग गया।
इतना गुस्सा आने लग गया कि वो डिप्रेस्ड होने लग गई, चिड़चिड़ी होने लग गई। उसको हर चीज़ पे स्नेहा के साथ भी वो चिल्ला कर बात करने लगी, घर में भी सबके साथ चिल्ला कर बात करने लग गई। अब उसको अपने आप पे वो होने लग गया था कि अब मैं क्या करूं, जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, उसको किसी चीज़ में भी खुशी नहीं मिलती थी। अब हर चीज़ में उसको गुस्सा आता था। तो ऐसे उसके घर वाले भी उसका बिहेवियर देख रहे थे कि ये क्या हो गया, इसको हर बात पे चीखती रहती है, हर बात पे चिल्लाने लग जाती है। तो ऐसे तो नहीं थी पहले, एकदम से अचानक से ऐसे कैसे हो गई। तो उसके घर वालों ने तो उससे पूछा भी 2-4 बार कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता हमको। तो उसने कुछ नहीं बताया। अब ऐसे करके कुछ टाइम निकल गया। तो वो मेरठ छोटा शहर था, वो जो लोग थे वो भी उनमें जल्दी शादी होती, कॉलेज के दौरान ही लड़के वालों ने, जो लड़का था उसके घर में जल्दी लड़कों की शादी कर दी जाती थी। उनके अपने बिजनेस थे, इतना था, इतना पढ़ाई लिखाई में उन लोगों का वो नहीं था कि हमने बच्चों को बहुत पढ़ाना है फिर स्टैंड करके हम लोगों की शादी करनी है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था। बस बच्चा बड़ा हुआ 20-21 साल का, शादी कर दो। तो अब उन्होंने लड़की देखनी शुरू कर दी उसके लिए। तो लड़की देखनी शुरू करी तो लड़का बोला मेरे को तो एक ही लड़की पसंद है, मुझे कॉलेज में लड़की है, मुझे वो पसंद है, मेरी शादी तुमने करानी है तो उससे करवा दो। घर वाले भी बोले कौन लड़की है, हमारी बिरादरी की है। बोला हाँ हमारी ही बिरादरी की है, यहीं की रहने वाली है और जान पहचान में भी है मेरे, अच्छी लड़की है, तो तुम मेरी उससे शादी करवा दो। तो उसके घर वाले बोले ठीक है दिखा दे, अगर तुझे पसंद है, हमने तो तेरी पसंद से ही करवानी है, तुझे लड़की वो ही पसंद है तो हम तेरी उससे शादी करवा देंगे। तो ऐसे करके लड़के ने लड़की के घर, स्नेहा के घर रिश्ता भिजवा दिया। अब तो बात सर, जो पानी था सर से ऊपर चला गया भाई। क्यों? क्योंकि अब उसके घर लड़के रिश्ता आ गया स्नेहा के घर, तो इतना भी रिश्ता आएगा और कोई मना नहीं करेगा, वो ऐसा रिश्ता था। स्नेहा ने ये बात ऋचा को बताई। जब ये बात ऋचा को पता चली तो बस फिर तो वो बिल्कुल ऐसे हो गई कि आज स्नेहा को मार देगी। उसको इतना गुस्सा आ गया कि स्नेहा को ही मार देगी जैसे कि। तो लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया कि सबके सामने वो इतनी चिड़चिड़ी थी, लेकिन उसने अपना वो तब और वहां से चली गई। उसने कहा मेरे को जाना है, अभी मैं तेरे से बात नहीं कर सकती। घर आके वो इतना रोई कि मतलब वो 3-4 दिन उसने अपने आप को बंद कर लिया कमरे में और रोती रही। उसको चीजें समझ आनी बंद हो गई कि मैं क्या करूं। तो अभी उसने जूनियर, अब ऋचा को इतना गुस्सा आने लगा कि उसने अपने आप को ना कमरे में बंद कर लिया। 3-4 दिन तक उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोना धोना ये सब चलता रहा उसका। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अब उसको वो लड़का चाहिए था, जैसे मर्जी लेकर आओ मुझे वो लड़का चाहिए। उसका दिमाग दिल सब उस लड़के में घुस गया था, क्योंकि वो बहुत सालों से उस लड़के को अपने दिमाग में बिठा के बैठी हुई थी। अब ऐसे एकदम से उसके चीज, वो भी उसके सामने आए, वो भी उसके किसी और को मिलता तो शायद वो इतना पागल ना होती। उसी की बेस्ट फ्रेंड के सामने, मतलब उसके सामने आएगा ना वो लड़का, और जिसको वो पसंद करती है वो लड़का किसी और के साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहा है, उसको इम्प्रेस कर रहा है, वो सब चीजें उसकी उस फ्रेंड को मिल गई। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये सब चीजें। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या। उसकी मम्मी ने उससे कितनी बार पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है, क्यों रो रही है। उसने लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे को छोड़ दो अकेला, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। घर वाले भी परेशान कि भैया क्या हो गया इसको। तो उन्होंने स्नेहा को फोन करके पूछा कि ये क्यों रो रही है। अब स्नेहा तो अपने ही उसमें लगी हुई थी, क्योंकि उसका रिश्ता आ गया। अब उसको अंदर ही अंदर लड़का पसंद तो था ही ना कहीं, ऊपर से नहीं दिखा रही लेकिन अंदर से तो उसको पसंद था। अब वो अपने में बिजी थी। हाँ उसने कहा मुझे तो नहीं पता, और मेरे पास तो आए भी नहीं 2-3 दिन से। उसने उस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया उसकी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रो रही है या क्या है। उसको कोई उससे वो ही नहीं हुआ। उसका सारा ध्यान अपने रिश्ते में घुसा हुआ था। इधर इसका रिश्ता पक्का हो गया स्नेहा का, और रोका सेरेमनी भी, जिसको कहा जाता है ना कि रिश्ता पक्का करके एक छोटी सी सेरेमनी होती है, वो भी कर दी गई। और जिसमें ऋचा आई ही नहीं। और स्नेहा ने 1-2 बार फोन करके बोला भी कि लेकिन ऋचा ने उसका फोन नहीं उठाया। उसके घर वालों को बोला कि ऋचा कहाँ है, कि वो फंक्शन पे क्यों नहीं आ रही है। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा मुझे नहीं पता, तू एक बार ही आके ऋचा से मिल ले, शायद तू बुलाने आएगी तो वो चल पड़ेगी।
तो लेकिन स्नेहा जो थी वो अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, वो जो लड़का था उसको शॉपिंग कराने लेके जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो स्नेहा को टाइम ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो ऋचा के पास आ ही नहीं पाई। उसने उसको कई फ़ोन किए लेकिन ऋचा ने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया, उसके घर वो आ नहीं पाई और उसका रोका हो गया। इधर जो ऋचा थी उसने तो अपना हाल ही बेहाल कर रखा था। घर वालों को लगा शायद पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, चलो इसको कहीं घुमा लाते हैं तो शायद इसका मूड ठीक हो जाए। तो जो उसके घर वाले थे वो सारे जाने बनारस की टिकट्स करवा ली उन लोगों ने, काशी विश्वनाथ की, कि हम वहाँ दर्शन कर आते हैं, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। अब जो ऋचा थी वो उसने अपने घर वालों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करे और वो लोग अपने रिलेटिव्स के घर आके रुक गए, जो पास में ही था, मतलब शहर के बिल्कुल बनारस शहर के पास में एक छोटा सा टाउन था, उसमें उनके रिलेटिव्स रहते थे, तो उन्होंने स्टे उनके घर आके किया। अभी शाम का टाइम था, तो जिन रिलेटिव्स के घर वो लोग आए थे वहाँ उनकी भी एक बेटी थी, ऋचा की एज के आसपास की थी, तो उसने बोला चला मैं तुझे घुमा के लाती हूँ, तो कज़न थी उसकी, तो उसने बोला तू इतनी मतलब आई है यहाँ पे, चला मैं तेको घुमा के लाऊं। तो उसने पहले ऋचा ने बोला मुझे नहीं जाना, मैं मन्ने में यहीं ठीक हूँ। तो उसने बोला आना, मैं तुझे अपना शहर अपने आसपास चीज़ें दिखा के लाती हूँ, तू पहली बार इस तरफ आई है। तो घर वालों ने भी उसको पुश किया, जा चली जा, घर में बैठ के करेगी, जा देखा आसपास क्या है इनके यहाँ। तो वो उसको साथ लेके चली गई। अब वो वहाँ छोटा सा टाउन था, इतना कुछ खास बड़े रेस्टोरेंट्स या कोई मॉल्स वगैरह तो थे नहीं वहाँ पर, तो आसपास मार्केट्स थी छोटी छोटी, तो वहाँ उसको ले गई। वहाँ ले गई और ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना कुछ खिलाया और वो उससे उसको देख के बोलने कि तू इतनी परेशान क्यों है, क्या दिक्कत है तुझे, तू मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है कि तू नॉर्मल नहीं लग रही मेरे को। तो उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, मेरे को सब ठीक है। उसने बोला तू मुझे बता तो सही, क्या पता मैं तेरी दिक्कत को सॉल्व कर दूँ। अब जो ऋचा थी उसने बोला मेरी प्रॉब्लम को तू सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो इस कज़न ने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया पर जिसका उपाय ना हो, हर चीज़ का हल होता है, तू बता कर तो देख, मैं ना सॉल्व करूँ तो फिर बताना। तो ऋचा ने कहा चैलेंज ले रही है क्या? उसने कहा हाँ, तू कर बता तो सही मुझे क्या दिक्कत है। तो उसने उसको बताया कि यार मैं एक लड़के को बहुत सालों से क्रश था मेरा, मतलब मेरे अंदर, और जब वो मेरे कॉलेज में मुझे दिखा तो मुझे उससे प्यार भी हो गया, और मैं बचपन से मुझे उसके लिए कुछ था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या कुछ भी कह ले। और अब जब बड़ी हुई तो अब मैं जब उसके साथ शादी का सोचने लगी तो उस लड़के ने मुझे डच कर दिया एक तरीके से, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही उससे प्यार हो गया और अब दोनों शादी कर रहे हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये जानबूझ के किया। तो जो उसकी कज़न थी उसने बोला कि बस इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो गई है, इतनी ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, एक लड़के के लिए तू परेशान हो गई। तो आगे से वो ऋचा बोलती है कि एक लड़का नहीं था, वो मेरे सपनों का राजकुमार था, तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि मैं दीवारों पर सर मारूं। तो उसकी कज़न ने बोला इसमें मैंने तुझे कब कहा कि तू उसको रिप्लेस कर दे, या मैंने तुझे कब कहा कि तू दीवारों पर सर मार या तुझे उसको छोड़ना है, तुझे वो लड़का चाहिए तो वो लड़का तो तेरे पैरों में आकर गिर जाएगा, तो वो खुद आके कहेगा कि ऋचा मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा अगर हो जाए तो वो बोलेगी अच्छा। तो उसने ऋचा ने बोला अच्छा ऐसा भी होता है, तो जादुई दुनिया चल रही है ना कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और तो उसकी कज़न बोली तेरे को मजाक लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। तो ऋचा ने बोला हाँ मुझे मजाक लग रहा है, मेरे साथ मस्करियाँ मत कर, मेरा मूड खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तू ठीक करने के लिए कुछ भी बोलती रहेगी। तो उसकी कज़न ने बोला मैं झूठ नहीं बोल रही, तेरे को अगर इसको सच में करना है तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो उसने बोला कैसे कर सकते हैं, चल कर 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 कर। उसने बोला मजाक समझ रही है तू, हम सब कुछ कर सकते हैं, तुझे नहीं पता कि मैं कैसी कैसी चीज़ों के बारे में जानती हूँ। तो ऋचा ने बोला कैसे कैसे चीज़ों के बारे में जानती है बता मुझे भी, और कैसे मैं उसको वो मेरे पास आ जाएगा वो भी बता मुझे, मैं कर लेती हूँ। उसने मजाक में लिया इसको कि ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रही है, इसके टाइम पास कर रही है मेरे साथ। तो उसने बोला तो उस लड़की ने उसको बोला, उसकी कज़न ने, कि चला मैं तेरे को लेके चलती हूँ एक जगह पर और वहाँ पर तुझे इस चीज़ का उपाय मिल जाएगा। उसने बोला उपाय मिल जाएगा, ये कोई जादुई दुनिया चल रही है क्या, जादुई पिक्चर चल रही है कि हम जादू करेंगे चुटकी बजाएंगे और वो लड़का मेरे पास आ जाएगा वापस स्नेहा को छोड़ के। उसने बोला इससे भी अच्छी चीज़ होगी, तो चल तो सही, जादुई दुनिया से भी अच्छी चीज़ मिलेगी तुझे, चला। तो वो उसको लेकर एक ऐसी जगह पर चली गई
मतलब एक कहते हैं ना जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जाते, ऐसी जगहें भी होती हैं। वहाँ पे काशी के पास हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर शमशान घाट बने हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे शहर के आउटर में भी जगह जगह घाट बने हुए हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग काशी में आकर अपनी बॉडीज को, दूर दूर से भी लोग आकर जो अंतिम संस्कार होता है बॉडीज का, उनकी ख्वाहिश होती है कि काशी में ही हमारा अंतिम जो संस्कार है, लास्ट जो हमारा रिचुअल है, वो वहीं हो। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं। तो ऐसे वो एक घाट पर उसको ले गई। उस घाट के पीछे जो शमशान घाट था, उसके पीछे पूजाएं होती थी। मतलब तांत्रिक बैठकर पूजा तपस्या करते थे। अब ये तांत्रिक जो होते हैं, ये भी बहुत पावरफुल मैन होते हैं। हमें लगते हैं चलते फिरते हैं बाबा है बाबा, वो बाबा नहीं होते। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की होती हैं। बहुत तपस्या करके वो इतनी सिद्धियां हासिल कर चुके होते हैं कि वो खड़े खड़े इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन वो जो तांत्रिक होते हैं ना, वो जिनके पास ये सिद्धियां होती हैं, फिर वो भगवान की कभी वो नहीं ले सकते, कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, ना ही वो भगवत को प्राप्त हो सकते हैं। नेगेटिव की तरफ जाओगे तो नेगेटिव में ही जाना पड़ेगा, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। जो लोग ऐसी सिद्धियों को हासिल कर लेते हैं, वो फिर कभी भगवत या भगवान की तपस्या को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते वो कभी। तो वो जो तांत्रिक थे वहाँ, 2-3 तांत्रिक वहाँ बैठे हुए थे अलग अलग, और सच में ऐसी चीजें पड़ी थी वहां पर, कंकाल जिसे कहते हैं, खोपड़ियां पड़ी थी वहां पर, और अपनी कुछ वो जो भी कर रहे थे। तो वो पहले तो ऋचा डर गई कि हम यहाँ क्यों आए हैं, पागल है क्या, चल यहाँ से। तो वो बोली तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, तेरे को अपना वो प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए, तू बस हाँ या ना बोल। उसके बाद अगर तू बोलेगी नहीं चाहिए तो हाँ भी चले जाएंगे, अगर चाहिए तो चल मेरे साथ। अब सोच ले, तेरी मर्जी है, तेरे पास मौका है, अभी तो यहाँ आई हुई है, बार बार तो आएगी नहीं यहाँ पर। तो ऋचा को मन में लालच कि वो लड़का तो उसको चाहिए, और अभी उसके मन में डाउट भी है कि सच में ऐसे करने से मिल थोड़ी जाता है, हम इतनी 21वीं सदी में जी रहे हैं, साइंस इतना आगे चला गया, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता जो हम करते हैं, मतलब ऐसी सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। उसके दिमाग में तो यही चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर का जो शैतान है इंसान के, वो बार बार उसको पिन मार रहा है, चाहिए ना वो लड़का, चल फिर करके देख ले, क्या पता मिल जाए। तो उसको बोल देती है चल 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 लेते हैं, तू कह रही है कि मिल जाएगा मुझे वो लड़का, अगर तू इतनी श्योर है तो ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ, आगे चल, बढ़ आगे। तो वो जो उसकी कज़न होती है, वो एक बाबा के पास उसको ले जाती है। 2-3 बाबा बैठे होते हैं अलग अलग, अपने अपने अपना कुछ कर रहे होते हैं, खोपड़ियाँ रखकर, और कोई खोपड़ियों में ही कोई चीज़ होती है, और उनका कुछ रेड कलर का पाउडर जैसी कोई चीज़ होती है उनके पास, उससे उस खोपड़ी में डाल डालकर कुछ अपनी तपस्या करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र हम लोगों को नहीं पता होते कि क्या है, ना हम बोल सकते हैं ये वाले मंत्र। तो वो अपना कुछ तांत्रिक कर रहे होते हैं। उनमें से एक तांत्रिक के पास उसकी कज़न उसको ले जाती है, और तांत्रिक से बात करने की, बाबा हमें ना बहुत ज़रूरी काम है, हम मुसीबत में हैं, ये कज़न है और ये मुसीबत में है। तो तांत्रिक जो होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्या चाहिए तुझे, प्यार खो गया है, सीधा ये बोलते हैं। तो वो हैरान हो जाती है कि इनको कैसे पता कि मेरा प्यार खो गया है। मतलब अपने मन में सोचती है कि ये बाबा सा बैठा हुआ है, कोई कपड़े नहीं पहने हुए, एक छोटी सी बस लपेट रखी है लंगोट सा, और पूरा इतनी ठंड का मौसम भी हो रहा है और कुछ कपड़े भी नहीं पहन रखे, और ऐसे ही मतलब होता है ना, हम लोग सोचे स्मैकिया है या कुछ ऐसी कुछ भी बारे में सोच लेते हैं हम लोग। तो वो तो यही सोचती है उसके बारे में कि ऐसे ही बैठा हुआ है बाबा। लेकिन जब वो ऐसे बोलता है, बाबा जी जब बोलते हैं कि प्यार मांगने आई है या प्यार खोजने आई है अपने यहाँ पर, या प्यार वापस पाने आई है, तो बाबा जी को बोलती है हाँ, मुझे मेरा ना जिससे मैं प्यार करती थी, तो मेरी सहेली ने ना उसको मुझसे छीन लिया जानबूझकर। अब पता नहीं क्या किया उसने कि वो प्यार तो मुझसे ही करता था, बहुत सालों से जानता भी मुझे ही था, वो तो अभी नई नई उसको मिली थी, और वो मेरा प्यार मुझसे छीन कर ले गई।
तो बाबा जी ने बोला अच्छा वो तुझसे छीन कर ले गई, चल ठीक है जो भी तेरी कहानी है, लेकिन अगर तू चाहती है तुझे वो वापस मिल जाए तो तपस्या तो तुझे करनी पड़ेगी। तो उसने बोला तपस्या करनी पड़ेगी, कैसी तपस्या करनी पड़ेगी? जो ये तांत्रिक होते हैं ना, इन लोगों को शरीर चाहिए होते हैं बहुत सारे, शरीर, जिंदा शरीर या मरे हुए शरीर। ये लोग ये उन शरीरों के साथ तपस्या कर कर अपनी शक्तियों को और पावरफुल बनाते हैं। मतलब कंकाल को लेकर या बॉडीज को लेकर ये कुछ पूजाएं करते हैं या क्या करते हैं, उससे ये शक्तियां अपनी और बढ़ा लेते हैं, अपनी सिद्धियों को और पावरफुल करते हैं। उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर कि मैं तुझे तेरा प्यार दिलवा दूंगा, तो मुझे उस लड़की का शरीर दिलवा दे, मतलब अपनी दोस्त का शरीर मुझे दे दे। जिससे भी तू प्यार करती है वो तू तेरे को मिल जाएगा, लेकिन वो बॉडी, उस लड़की की बॉडी मुझे मिलनी चाहिए, उसको तू यहाँ तक मुझे ला कर दे, चाहे जिंदा चाहे बेहोश। मार जरूरी नहीं तो उसको मार कर यहाँ पर ले जा, चाहे तू बेहोश करके उसको यहाँ ले आ, मेरे तक वो बॉडी आनी चाहिए। और अगर तूने जैसे डील, तेरे को तेरा प्यार मिल गया और तूने मुझे बॉडी नहीं लाके दी, तो फिर तू सोच लियो कि फिर तेरे साथ क्या होगा। अगर डील कर रही है तो पूरी करनी पड़ेगी, लेने का देना। अगर तेरे को तेरा मिलेगा तो तुझे देना ही पड़ेगा। अगर तू अपनी चीज से मुकर गई, तुझे तेरा प्यार मिल गया और तूने मुझे बॉडी ला कर नहीं दी, फिर तेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा, फिर जो अभी है ना उतने लायक भी नहीं रहेगी। तो लड़की का पहले तो दिमाग घूम गया कि बॉडी कैसे लेकर आऊंगी मैं। तो एक तरफ वो मजाक में कि पता मिलेगा तो तब ना, तब लेकर आऊंगी ना बॉडी, मिलकर तो देखने दो कि पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो उसने उसको ऐसे फ्लो में हाँ कर दिया कि ठीक है, आप मुझे वो लड़का दिलवा दो, वो लड़की मैं आपके पास ले आऊंगी। अब बाबा ने कहा ठीक है, अपनी बात से मुकरियो मत, और 3 दिन बाद मुझे इसी जगह पर आके पहले मिलियो। घर आ गई अपनी कजन के साथ। तो उसके घर वालों ने तो अगले दिन वापस आना था अपने शहर वापस। तो उसने बोला कि मैं ना यहीं रहना चाहती हूँ, मेरा ना वहाँ पे मन नहीं लगता अपने घर वालों को जान, क्योंकि उसको तो 3 दिन बाद साधु जी ने बुलाया था ना अपने पास, तो अभी वो अपने घर वापस तो जा नहीं सकती थी। तो उसने बोला कि मुझे ना अपने घर में आजकल मन नहीं लग रहा, आप मुझे थोड़े दिन यहीं पे रहना, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगा, जो मुझे अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा। तो माँ बाप ने भी सोचा कि हाँ इतने दिन से रोना धोना लगा रखा था कि शायद इसका मूड आज ठीक भी लग रहा है, थोड़े दिन ठीक हो जाएगी, आ जाएगी थोड़े दिन बाद। तो उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया अपने घर वालों से कि मैं 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ रुकूंगी, और वो पहुंच गई उसी शमशान घाट के पास। सिर्फ वही तांत्रिक, वही अकेले अघोरी बैठकर अपने सामान के साथ, पता नहीं वो कौन सी पूजा अपनी करते हैं, वो कर रहे थे अपनी आंखें बंद कर कर। मतलब इतना डरावना माहौल था कि कोई नॉर्मल लोग तो वहां जाए भी ना, नॉर्मल लोग तो शमशान घाट में नहीं जाते रात के टाइम पर, तो ऐसी जगह पे क्या जाएंगे। तो वो, लेकिन वो जो उसकी कजन थी, उसमें पता नहीं इतनी बहादुरी कहाँ से आई हुई थी कि उसको लेकर चली गई कि, और वो दोनों कहते हैं ना कि लालच इंसान का अंदर का जो शैतान है, वो इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। बिना डरे वो अंदर चली गई। अंदर से डर लग रहा था, लेकिन ऊपर से देखते हैं क्या होता है, अंदर से कांप रहा था हाथ पैर जब उसने देखा कि अंदर बॉडीज जल रही हैं, और उसके भी पीछे जाना है अंधेरे में हमें, जहाँ कोई नहीं है, इतनी शांति है एकदम सन्नाटे में। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा वो तांत्रिक जो थे वो आंखें बंद करके अपना जो भी पूजा वगैरह कर रहे थे वो कर रहे थे। अब तांत्रिक को तो हिला भी नहीं सकते कि बाबा हम आ गए हैं। अब तांत्रिक अपने आप आंखें खोलेंगे तो खोलेंगे, तब तक तुम चुपचाप बैठोगे, और डर लग रहा है अंदर से, ऊपर से चाहे जितने मर्जी बहादुर बन जाओ। अब वो दोनों वहां जाके बैठ गई। अब वो वहां जाके जब बैठी, उस लड़की की नजर पड़ी कि वो बाबा कर क्या रहे थे। खोपड़ियां होती हैं लोगों की, उन खोपड़ियों, मतलब जब इंसान जो मर जाते हैं ना, उनकी खोपड़ियां निकाल लेते हैं। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनका कोई होता नहीं है, ऐसी बॉडीज भी होती है ना जिनका लोग वो भी नहीं करने जाते, अस्थियां प्रवाहित नहीं करते हैं, उनकी खोपड़ियां वो तांत्रिक निकाल लेते हैं और उन खोपड़ियों के साथ अपनी एनर्जीज को बढ़ाते हैं।
पता नहीं उनके साथ वो कौन सी सिद्धियां पाते हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, उनकी उन आत्माओं की, कि ना उनको मुक्त होने देते हैं। वो तांत्रिक उन आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं, उन बॉडीज की। पहले तो वो लड़की इतना डर गई, क्योंकि पहले तो पिछली बार तो उसने उसको दूर से देखा था कि वहां पे कुछ, उसका इतना ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब तो वहां तांत्रिक के पास जब वो बैठी तो उसने जब खोपड़ी को देखा, उसकी मतलब पसीने पसीने हो गई। वो उसको अब ना वो वहां से उठ पा रही थी ना, उसको अंदर से उसका दिल कह रहा था कि नहीं, उठ जा यहाँ से, कि ये सब ठीक नहीं है, चल यहाँ से। और जो उसके साथ कजन थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी पूरा, कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। उसको किसी चीज का डर खौफ नहीं था। तो उसने खोपड़ी को देखकर उसकी जान निकल गई, हाथ पैर कांपने लग गए। और वो अब उसका ना पेशेंस लेवल जो था वो खत्म हो, उठ के वहां से जाना था। जैसे ही वो वहां से उठने लगी, तांत्रिक ने, जो अघोरी थे, उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने आंखें खोल ली और कहाँ जा रही हो? अब अपना काम कराने आई हो तो करा कर जाओगी कि नहीं करा कर जाओगी? तो उसने, वो डर गई एकदम से, इतनी उसकी भारी आवाज तांत्रिक की, और एकदम डरावने तरीके से उन्होंने बोला। वो बहुत डर गई, वो बैठ गई वापस वहीं पर कि ये क्या बोल रहे हैं। एकदम से इन्होंने आंखें खोल ली। इनको कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ? उठकर, जैसे मैं तो अभी हिली थी हल्का सा कि इन्होंने अपनी आंखें खोल ली। तो वो डरकर वहां पे बैठ गई और कुछ नहीं बोली। तो तांत्रिक ने बोला कि ये जो खोपड़ी को उठाया, और उस खोपड़ी को मतलब सोच के मुझे डर लग रहा है कि उसने तांत्रिक ने खोपड़ी उठा के उस लड़की को कहा, इसको पकड़ो। तो वो लड़की बोली, मैं इसको कैसे पकड़ सकती हूँ? तो तांत्रिक ने कहा, अब तुम यहाँ तक आ गई हो, तुम पीछे मुड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करो इसको। तो लड़की अब खोपड़ी कैसे पकड़े? एक लड़की जिसने ये सब कुछ कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, वो कैसे खोपड़ी को पकड़ेगी? तो जो लड़का चाहिए कि नहीं चाहिए? और अब तू जब यहाँ तक आ गई है, तुम इससे वादा कर चुकी है, तेरी मेरी डील हो चुकी है, एक तरह की डील हो गई ना उनकी। तो अब तू पीछे नहीं मुड़ सकती, अब जो मैं तुझे कह रहा हूँ तुझे करना पड़ेगा, वरना तू भी यहाँ से सही से नहीं जा पाएगी। तांत्रिक ने जो अपने 2-4 जो भी मंत्र या जो भी कुछ किया, उनकी तपस्या का जो भी सिस्टम होता होगा वो करा, और वो खोपड़ी कहीं पीछे जाकर किसी मिट्टी के अंदर रखवा दी। अब उस लड़की के तो हाथ पैर इतने फूल लगे कि उतनी देर उसने खोपड़ी पकड़े रखी, फिर वहां जाके उसने खोपड़ी को रखा। अब तांत्रिक ने उसको एक लाल रंग का क्या चीज थी पता नहीं, पाउडर फॉर्म में कोई चीज थी, तिलक नहीं था वो, लेकिन कुछ पाउडर फॉर्म की कोई चीज थी रेड कलर की, उसको दी। और साथ में उसके ऊपर आधा नींबू रख के दिया कि ये जो पाउडर फॉर्म की चीज है, ये सिंदूर, और ये सिंदूर नहीं, मतलब ये जो लाल जो भी था, उस पाउडर को उन्होंने कहा कि ये तुझे अपने पास रखना है, ये पाउडर। और जो ये नींबू है ना, ये तुझको वहां उस लड़की के घर, जो तेरी जिस भी लड़की ने तेरा प्यार छीना है, उस लड़की के घर लेके जाना है। और इस नींबू को उसके घर की चौखट जो होगी, मेन चौखट, उस चौखट पर रखना है। उस चौखट पर रखना है, उस चौखट पर ध्यान रहे उस लड़की का पैर उस नींबू पर पड़ना चाहिए। और ये जो पाउडर है ये तेरे पास रहना चाहिए हमेशा, जब तक तेरा काम नहीं हो जाता। वो लड़की इसके ऊपर पैर रखे अपनी चौखट से लांघते वक्त, और ये तेरे को इतना काम तुझे करना पड़ेगा, बाकी सारा काम तेरा मैंने कर दिया है। वो लड़की इस नींबू पर पैर रखे और अपने घर के बाहर आए, फिर वो नींबू तुझे उठाकर मेरे पास वापस लेकर आना है। और वो पाउडर फॉर्म जो रेड कलर था वो लेकर आ गई। अब वो तुरंत वापस आ गई अपने, कि अगले दिन ही अपने शहर अपनी कजन को लेके मेरठ वापस आ गई। और अपने घर वालों को बोली कि मेरे वहां पे कपड़े तो थे नहीं, तो हम दोनों एक दिन के लिए आए हैं यहाँ पर, हमें ना और कपड़े लेने हैं मुझे, और हम वापस चलेंगे, इसलिए मेरे साथ आई है कि मैं ताकि इसके साथ वापस चल सकूँ। मुझे आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे कपड़े चाहिए, तो ये मेरे कपड़े लेने मेरे साथ आ गई, और ये कह रही है अभी तू मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन वहां पर ही। तो वो दोनों ने, तो अब वो पहुंचे अपने घर, अपने माँ बाप को ऐसे ऐसे बोला। फिर बोली कि हम बहुत दिन से स्नेहा से नहीं मिली, चलो मैं एक दिन के लिए आई हूँ, तो मैं स्नेहा से मिल लेती हूँ उसके घर जाकर। अब दोनों वो लड़कियां स्नेहा के घर गई। अब उसने पहले बेल बजा दी, और बेल बजा के उसकी मम्मी बाहर आई। उसकी मम्मी बाहर आई
तो उसने बोला आंटी आप ना स्नेहा को भेज दो, हमने बाहर घूमने जाना। उसकी मम्मी ने कहा अंदर तो आजा रिचा थोड़ी देर, इतने दिनों बाद तू आई है, ना अपनी दोस्त की सगाई पर आई ना कुछ, अब आई है तो कम से कम चाय पानी तो पी। तो वो बोली नहीं आंटी हमने ना बाहर बुकिंग कर रखी है, हमने उस रेस्टोरेंट खुला है, हमें वहां जाना है, आप प्लीज फटाफट स्नेहा को भेज दो। अब स्नेहा की तो शादियों के दिन चल रहे थे, होता है ना लड़की की शादी होने वाली होती है, शादी पक्की हो जाती है तो घर वाले बहुत ध्यान रखते हैं कि बाहर कहीं पैर ना पड़ जाए, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई ऊपरी साया ना आ जाए, लड़की का काफी ध्यान रखा जाए। उसकी मम्मी के दिमाग में आया कि ये अकेली बाहर जा रही है, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके हाथ पे उसको बोला कि तू ना मेरे से ना वो बंधवा ले, कपूर बंधवा ले, लाल कपड़े बांध के मैं तेरे हाथ पे बांध दूंगी। तो स्नेहा बोली कि मम्मी अभी नहीं बंधवा सकती, मैं आकर बंधवा लूंगी। तो उसकी माँ ने 2-3 बार कहा उसको कि बंधवा लेना बेटा, तू बाहर जा रही है बंधवा ले। तो लेकिन स्नेहा ने अपनी माँ की बात ही नहीं सुनी। उसने कहा मम्मी मैं नहीं बंधवा सकती, आप मुझे अभी जाने दो, मैं शाम को पक्का बंधवा लूंगी। तो इतनी देर में उन दोनों ने क्या किया, नींबू जाके उसके चौखट पर रख दिया कि अब ये स्नेहा ही निकल कर आएगी बात तो उसका पैर पड़ जाएगा इसके ऊपर। तो वो वहां पे खुद भी चौखट के पास बाहर को मतलब चौखट के पास खुद खड़ी हो गई, यहाँ पे नींबू रख दिया कि स्नेहा कोई और आएगा तो फटाफट नींबू उठा लेंगे, स्नेहा आएगी तो पड़ा रहने देंगे। तो उन्होंने जैसे ही स्नेहा लगी उसने नींबू पे पैर रखा, तो जो उन दोनों की तो खुशी जो थी उसकी कोई ठिकाना ही नहीं था कि स्नेहा ने इसके ऊपर पैर रख दिया। अब रिचा तो बहुत खुश हो गई कि उसका काम पूरा हो गया। स्नेहा ने उसके ऊपर पैर रखा और बाहर निकल कर आ गई पीछे से, फटाफट उन्होंने वो नींबू उठा लिया रिचा ने और उसको लेकर बाहर जो भी अपने रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत खाया पिया और उसको फटाफट चल हम चलते हैं, हम अब बाय तू अपने घर जा, हमें भी अब जाना है। अब वो नींबू लेकर वो अगले दिन उनके पास पहुंची जाकर रात को कि हम ये ले आए हैं नींबू और हमने उसका पैर भी रखवा लिया है, अब कैसे वो लड़का मेरे पास आएगा, उसकी तो शादी होने वाली है। तो बाबा कहते तेरे को मेरे पे विश्वास होना चाहिए, तूने मेरे से वादा किया है और मैंने तेरे से वादा किया है, मेरा वादा मुझे याद है, मैं तुझे तेरा लड़का मिलवा दूंगा, लेकिन तू अपने वादे से मत मुकरियो, तुझे उस लड़की को मेरे पास लेकर आना है, ये मत मुकरियो वरना तेरा अच्छा नहीं होगा। बाबा ने वो नींबू ले लिया और बाबा ने कहा जा तुझे वो लड़का मिल जाएगा, जा चली जा, अब जब जैसे तुझे वो लड़का मिल जाए तो वो लड़की को मेरे पास पहुंचा दियो। उसने कहा ठीक है बाबा मैं पहुंचा दूंगी। अब वो अपने शहर मेरठ वापस आ गई, जो रिचा थी। रिचा वापस आ गई, उसने अपने घर में नॉर्मल रहने लगी, उसके अंदर खुशी इतनी थी कि ये सब अब जो ये मेरे से छीना था इससे सब मुझे वापस मिल जाएगा। अपनी दुनिया अपनी फैंटेसी लाइफ सोचनी शुरू कर दी वापस, उसके दिमाग में ख्याली पुलाव, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, अब तो ये रोहन मेरे को ही मिलेगा, ये किसी का नहीं हो सकता। और बहुत खुश थी वो। जो उसकी शादी के दिन पास आने वाले थे, अब नींबू ने अपना जो बाबा की जो तपस्या थी, जो नेगेटिविटी एनर्जीज थी, अब उसके अंदर आने लग गई, क्योंकि जो उसने किया था उसके साथ, और जो बाबा की वहां पे उन तांत्रिक की जो उसके नाम की पूजा चल रही थी, अब उसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। और इफेक्ट कैसे करना शुरू कर दिया, अब वो उसको रोज रात को बुखार चढ़ने लग गया। पहले तो थोड़े दिन उसको बुखार चढ़ने लगा, अब वो अजीब अजीब बातें करने लगी बुखार में अजीब अजीब बातें कि तुम कौन हो, मतलब कई बार बुखार दिमाग पे चढ़ जाता ना, जैसे ऐसे उसका दिमाग पे बुखार चढ़ने लग गया। घर वाले समझने लगे बुखार शायद ज्यादा चढ़ गया इसलिए ऐसी बातें कर रही है। लोगों ने इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी उसको बुखार चढ़ रहा है, कभी वो बेहोश हो रही है, कभी उसको कुछ हो रहा है, मतलब इस तरीके से उसको फिजिकली प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। और अब वो जिससे उसकी शादी होने वाली है उससे भी फोन पर उसकी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो खुद ही नहीं कर रही है। कभी उसको बुखार, कभी कुछ चल रहा है और वो उस लड़के से बात ही नहीं कर रही है। यार उसके घर वालों ने लड़की के बोल रहे उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए शायद अभी वो बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं, ठीक होगी तो तुमसे बात कर लेगी। और अब आज जो उसने पहले 3-4 दिन तो उसको फिजिकली कुछ ना कुछ हो रहा था, अब जो आज उसने किया, आज क्या किया, जैसे ही मतलब रात हुई सब सो गए तो जो स्नेहा थी वो घर से ही भाग गई। एकदम से उसकी मम्मी की आँख खुली कि स्नेहा कहाँ है, तो किसी को स्नेहा नजर ही ना आया कि स्नेहा कहाँ गई। अब सब बहुत परेशान, स्नेहा कहाँ है। तो
स्नेहा, और ऐसे करते करते सब बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि स्नेहा कहाँ गई, स्नेहा कहाँ गई। बहुत परेशान, सबको उठा दिया, सब सब परेशान, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, अफवाह फैल जाएगी। वो खुद ही आपस में इधर उधर ढूंढ रहे हैं। सुबह के 5 बजते हैं। अब वो उसकी मम्मी देख रही है कि स्नेहा पैदल चलकर अंधेरी सड़क से अकेली, ना उसने गले में चुन्नी पहन रखी है, ऐसे ही सूट, पैरों में से उसके खून निकल रहा है, नंगे पाँव वो चलते हुए, बाल बिखरे हुए, और ऐसे दोनों हाथ लेके ऐसे। उसकी मम्मी ये देखकर, मतलब इतना अजीब सा उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत डर गई कि इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो उसकी मम्मी उसको भागती हुई उसको जाके पकड़ा, उसके पैरों में से इतना खून निकल रहा है। बहुत डरावना उनके लिए वो सीन हो गया कि ये पता नहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो उसको फटाफट घर लेकर अंदर, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए अपने कि इसको क्या हुआ है। उससे पूछा, तुझे क्या हुआ, तुझे कोई उठा कर ले गया था या तेरे साथ क्या हुआ है, तू ऐसी इस हालत में क्या कर रही थी, और तू कहाँ गई थी, तुझे कोई ले गया था या तू खुद गई थी, और तू कहाँ से आ रही है। इतने उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन उस स्नेहा के पास किसी भी सवाल का उनके जवाब नहीं था। उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, वो चुप, बिल्कुल चुप। तो उसकी मम्मी उसको ऐसे थप्पड़ मार रही है, हिला रही है कि बोल, कुछ तो बोल। तो वो कुछ नहीं बोल रही, पर उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। लड़की आंसू निकलने लगे। उसकी मम्मी और घबरा गई कि पता नहीं क्या हुआ है जो ये हमें बता नहीं रही और अब रो रही है। उन्होंने किसी को नहीं बताया, और घर में ही वो बहुत परेशान हो गई इसके साथ क्या हुआ है, वो कुछ नहीं बता रही है। उसकी मम्मी ने उसको साफ सुफ किया पूरा, और उसके कपड़े वगैरह बदलवा के उसको सुला दिया। और 12 बजे, दोपहर के 12, मतलब सुबह हो गई थी, सुला दिया। जैसे दोपहर के 12 बजे के करीब वो उठ गई, तेज तेज चीखने लग गई। स्नेहा बहुत तेज तेज चीखने लग गई, इतनी तेज तेज जैसे कोई पागल इंसान चीखता है ना, ऐसे वो तेज तेज चीखने लग गई। उसकी मम्मी डर गई कि घर में और कोई था नहीं उस टाइम पे, सब उसके पापा गए हुए थे और उसकी मम्मी अकेली घर पर थी। तो वो इतनी देर तक चीखना, उसको सुनकर उसकी मम्मी इतना डर गई, और वो चीख चीख के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उसकी मम्मी कि ये क्या कर रही है, क्या चाहिए। उसकी मम्मी जैसे उसके सामने आई, उसने अपनी मम्मी के ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया। पता नहीं ग्लास था उसके हाथ में या कटोरी, उसने वहां से उठाया और उसकी अपनी मम्मी के सिर पे मार दिया। उसकी मम्मी के भी चोट लग गई। मतलब अब उसकी मम्मी इतना डर गई कि कर क्या रही है, मतलब उसकी मम्मी भी तेज तेज चीखने लगी। तो आस पास के लोग इकट्ठा हो गए, उसके जैसे नेबर्स आ ही जाते हैं, जैसे आवाज इतनी तेज तेज को चीखेगा तो आ ही जाते हैं लोग। तो उसकी साथ वाले नेबर्स उनके घर आ गए। उन्होंने जब उसका हाल देखा, उन्होंने कि क्या हो गया भाभी, ये क्या, मतलब क्या हुआ इसको, ये क्या कर रही है और आपको चोट कैसे लगी। वो बड़ी, इसने मेरे को मारा, ये मेरे को सामान उठा उठा के मार रही है। और जो वो लोग आए उन पे भी वो सामान उठा उठा के फेंकने लगी। तो उसको ना उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उसके कमरे का, और सारे बाहर आके खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे कि ये क्या हुआ इसको। तो एक आंटी उसमें से बोली, इसके ऊपर कुछ ऊपर ही तो नहीं आ गया। इसकी मम्मी ये सुन के बहुत डर गई। उसकी मम्मी को तो पहले लग रहा था कि, पहले मन में बार बार उसकी मम्मी के विचार, माँ होती है ना, उसके मन में ऐसी चीजें आने लग जाती है, इंट्यूशन होने लग जाता है पहले से ही, ये सच हुआ, सच में इसके ऊपर कुछ आ गया हो तो क्या करेंगे हम। वो अंदर से चिल्ला रही, बहुत तेज तेज सामान तोड़ रही, दरवाजा खटका रही, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। तो उसकी मम्मी बोल रही उसकी, लेकिन बाहर से दरवाजा लॉक था। तो आपस में वो सारी लेडीज आपस में बात करने लगी कि इसको तो कोई दिक्कत हो गई है, ऐसे नॉर्मल नहीं है, आपको तो इसको कहीं दिखाना पड़ेगा, और अब इसकी तो शादी भी है, ये ऐसे करेगी तो शादी कैसे होगी। इस हालत में तो अगर किसी ने उसको छोड़ा तो उसको कोई अपनाएगा भी नहीं। तो हम ये बात ना आप सबसे मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरी बेटी की इज्जत है, बेटियां सबकी एक समान होती हैं। आप प्लीज, आप में से कोई भी ये बात बाहर मत जाने देना। ये उसको बुखार था तो इस वजह से हो सकता है उसको दिक्कत हो रही हो कोई, इस वजह से कुछ ऐसे कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं है ऐसा। वो लोग उसको शांत करा के, उसके पापा दरवाजा खोलते हैं, उसको बेटा बेटा करके शांत करा के बिठाते हैं। वो थोड़ा शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। और उसके बाद उसके पापा उसको, उसकी मम्मी जो घर में सबके होता है ना, गंगा जल वगैरह रखा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा छिड़क देते हैं वो लोग कि शायद थोड़ी शांत हो जाए, जो भी दिक्कत है तो ये ठीक हो जाएगी। अब उसके जो मम्मी जो है उसके पापा को उसकी सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे इसने किया है, और मेरे को सब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी आ गया है। तो उसके पापा बोलते हैं, पागल है क्या, ऐसी बातें मत कर, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल, ये सब गाँव में होता था पुराने जमाने में, अभी अभी हम शहर में रहते हैं, ये सब चीजें यहाँ नहीं होती। रात को सो जाते हैं, और उनकी बेटी फिर वही करती है, क्या करती है, रात को उठती है
और घर से निकल जाती है। वो बाहर निकल जाती है तो फिर उसकी मम्मी जैसे पानी वगैरह पीने उठी, उसको देखने जाती है, वो अपने कमरे में नहीं होती कि मेरी बेटी कहाँ गई, फिर से कहाँ गई। अब उसके पापा उठाती है, देखो वो अपने कमरे में नहीं है। तो उसका जो फादर होते हैं वो भी बहुत परेशान, और वहाँ पे इधर उधर उसको ढूंढने लगते हैं। उसके पापा निकलते हैं और इधर उधर जहाँ पे भी आसपास की जगहों पे जाके उसको ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। तो जैसे उसके पापा ढूंढते ढूंढते उनके घर के पीछे ना एक बड़ा सा पार्क होता है, बहुत बड़ा सा पार्क होता है। बाई चांस उसके पापा की नजर पार्क के अंदर ऐसे मतलब देखते हुए ढूंढते हुए निकल रहे होते हैं, तो उसके पापा को उसकी बाजू नजर आ जाती है कि किसी की बाजू है पार्क में। उसके जिस कलर के उसने कपड़े पहने होते हैं ना, उस कलर की उसके पापा को बाजू नजर आ जाती है। पार्क में जाके देखते हैं कि ये शायद पार्क में है, तो कोई इसको पकड़ के ले जाता है या क्या होता है। तो उसके पापा जैसे ही अंदर पार्क के जाते हैं तो मतलब वो देखते हैं कि ये क्या कर रही होती है। अब ना वो उस लड़के से बोलते हैं उसके घर वाले कि जो वो लड़की है ना जिससे तू शादी करने वाला है, अब उसके बारे में लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अब ये सच है कि झूठ ये तो हमें पता नहीं, बट एक बंदा होता तो हम झूठ मान लेते। अब सब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। तो ऐसी लड़की से शादी करके तू क्या करेगा, और ऐसी लड़की से हम अपने घर की बहू तो नहीं बना सकते ऐसी लड़की को। तो उसके माँ बाप बोलते हैं तो उससे फोन पे बात करके पूछ ये क्या है। तो वो बोलता है वो तो मेरे से 1 हफ्ते से बात ही नहीं कर रही है, ना मेरी उससे कोई बातचीत हो पा रही है। तो वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, तू नहीं जा सकता, हम तो जा सकते हैं। अब फिर से उसके घर तो वही हाल हो रहा होता है, वो चिल्ला रही होती है, सामान तोड़ रही होती है, उसका दिमाग फिर से उसको तंग कर देता है। और बाई चांस बिना बताए लड़के के माँ बाप उसके घर आ गए। अब लड़के के माँ बाप उसके घर आ गया, वो उन्होंने अपनी आंखों से जब ये सब कुछ देख लिया, तो अब जब आंखों से ही देख लिया तो अब तो वो अपने लड़के की शादी कभी ऐसी लड़की से होने नहीं देंगे। अपने लड़के को उन्होंने ये सब कुछ बता दिया कि तेरी शादी हम उससे नहीं करा सकते, ऐसे ऐसे चक्कर ये है। और वो दीवारों पर सिर मार रही। लड़का होता है जो रोहन, वो क्या करता है, उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि सच में जो लोग बोल रहे हैं सच है कि नहीं है। तो जैसे वो उसके घर के बाहर पहुंचता है तो अंदर से चीखने की आवाजें आ रही होती है, बहुत तेज तेज वो चीख रही होती है। उसकी माँ शांत करा रही होती है, लेकिन वो इतनी, कहते हैं ना जब पागल हो जाता है इंसान तो उसको 10 लोग भी नहीं संभाल पाते उसकी चीखने की आवाजों को। ऐसे ही वो लड़की हो जाती है, वो ऋचा होती है, वो वहां से निकल रही होती है। और वो जब रोहन को वहां देखती है तो वो जानबूझकर वहां आके रुक जाती है और रोहन को कहानी सुनाने लग जाती है झूठी कि हाँ ये ना इसका ना दिमागी हालत तो ठीक नहीं थी शुरू से ही, तभी ये चुप चुप रहती थी, लेकिन हमने कभी किसी को बताया नहीं। अब लेकिन तुम मेरे इतने पुराने जानने वाले हो, मेरे कज़न के फ्रेंड हो, तो मैं आज तुम्हें सच बताती हूँ। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये बताना तो नहीं चाहती थी, पर मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम इससे शादी मत करो। ये अपने आपा खो देती है और ये किसी को भी हानि पहुँचा सकती है। मतलब किसी कुछ नहीं देखती है, जब इसको ऐसा इसके दौरे पड़ते हैं तो ये कुछ नहीं देखती, किसी को भी मार सकती है। अपनी ऋचा थी, उसकी ऐसी बातें सुनकर वो लड़का तो परेशान हो गया कि शायद सच में ऐसा था क्या। और चीखने की, जब उसको सामने दिख रहा था कि वो इतनी तेज तेज चीख रही है, तो अब उस चीज को डिनाई तो कर नहीं सकता था कि हाँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है। और वो सोच में पड़ गया कि हाँ ये तो मुझे सच में पागल ही लग रही है। तो अब वो वहां से चला गया। अब उसके घर पर फोन आ गया लड़की के, स्नेहा के, कि हम ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी हम तो नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और देख लो, हमें माफ़ कीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और देख लो। अब उसके घर वाले तो पहले इतने परेशान थे अपनी लड़की की वजह से कि वो कैसी कैसी हरकतें थी, उसकी तबीयत की वजह से वो इतना परेशान थे, उन्होंने इस छोड़ दिया। ठीक है नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात। अब लड़का अकेला हो गया था, तो जो ऋचा थी उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किया, जानबूझ के उसको फ़ोन करने लगी, कैसे हो, क्या हाल है, ऐसे करके करते ना बात कि तुम्हारा मतलब अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें पहले मुझे ये बता देना चाहिए था, सॉरी यार। तो लड़का उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तेरी फ्रेंड थी तूने नहीं बताया, चल कोई बात नहीं। ऐसे कर करके उसको इन्फ्लुएंस करने लगी, रोज रोज फ़ोन कर करके कैसे हो, मतलब उसके साथ, क्योंकि वो अभी टूटा हुआ था, कि उसका दिल टूटा था और उसकी शादी टूटी थी, तो अब उसका ध्यान बटाने के लिए उसने अपनी तरफ उसका ध्यान करना शुरू कर दिया, का ध्यान उसकी तरफ आना शुरू हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका दिल कहीं टूटता, कोई जबरदस्ती आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता तो आप उससे बात करने लग ही जाते हो, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अब जो लड़का था पूरा इन्वॉल्व हो गया उसके साथ कि हाँ उसको भी अच्छा लगने लगा साथ साथ घूमना फिरना। जो बेचारी स्नेहा है वो तो वहाँ बीमार पड़ी है। अब एक तरीके से उसको रोहन पूरा मिल गया है,
जो ऋचा है उसको रोहन मिल गया। अब 1.5-2 महीना हो गया है ये सब चलते हुए, उसको छोड़े हुए। अब दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब इसके बाद अब रोहन अपने घर में बोलता है कि मेरी शादी ना आप इससे करवा दो, ऋचा से करवा दो। मैं ऋचा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, ऋचा से कर लेता हूँ मैं शादी। तो उसके घर वालों को भी होता है कि हाँ इसकी शादी टूटी है अभी, तो फटाफट कर दो, कहीं पे भी बात खत्म होगी। उन्होंने ऋचा के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। अब ऋचा बहुत खुश, लेकिन इन सब खुशी के ना ठिकाने के बीच में वो ये भूल गई कि अब जो उसको चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन जो उसको देना था वो भी तो पहुंचा कर आना है। अब वो कैसे पहुंचा कर आए, वो ये भूल ही गई सबसे पहली बात तो कि वो पहुंचाना है उसको। अब अपना मस्त घूम रही है फिर रही है उसके साथ, और शादी पक्की हो गई है। अब शादी पक्की हो गई तो जो उनके रिश्तेदार वहाँ काशी के पास रहते थे वहां तक खबर गई कि उसकी शादी पक्की हो गई। तो उसकी कजन ने उसको फोन किया, तेरी उससे शादी पक्की हो गई? तो बोली हाँ यार मेरी शादी पक्की हो गई, तेरे बाबा ने तो कमाल कर दिया। तो वो बोली कमाल तो कर दिया, तुझको तो तेरी जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन अब तेरे को भी तो जो बाबा ने मांगा है वो देना पड़ेगा। तो बोलती है क्या देना पड़ेगा? वो कहती है अच्छा इतनी जल्दी भूल गई? उसकी बॉडी उसको तुझे वहां तक पहुंचाना है, स्नेहा को लेकर जाना है तेरे को वहां तक, बाबा तक। चाहे जिंदा लेके जा चाहे कैसे भी लेके जा, तेरे को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा स्नेहा को। तो वो कहती है मैं उसको कैसे पहुंचाऊंगी यार? तो वो बोलती है कि ये तो तेरी सिर दर्द है तो कैसे पहुंचाएगी, लेकिन अब तेरे को तेरा जो चाहिए था वो मिल गया, तो अब तेरे को स्नेहा को तो पहुंचाना पड़ेगा। वो बोलती है कुछ नहीं होता, हमने तो नींबू वाला वो टोटका किया था तो इसलिए स्नेहा पागल हो गई और ये मुझे मिल गया, लेकिन अब बाबा जी ने तो कोई टोटका नहीं करा ना मेरे ऊपर कि मैं वहां तक नहीं पहुंचाऊंगी तो मुझे कुछ होगा। अब तो हम उनके पास जा ही नहीं रहे, तो हम कैसे वो मुझे कुछ कर देंगे? उसकी कजन ने बोला जो तू कर रही है ना सही नहीं कर रही है, तो तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो अब तेरे को जो देना है वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो बोलती है उसको ऋचा तो चुप रह, कुछ नहीं होता, मैं मेरे को जो चाहिए था मिल गया, वो तो वैसे भी पागल हो गई है और पागल का वो बाबा जी करेंगे क्या? ऋचा ऐसे बोल के फोन काट देती है और अपना मस्त चीन लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन में ऋचा के मतलब 3-4 दिन में ऋचा के सपने में वो तांत्रिक बाबा आते हैं। ऋचा के सपने में वो तांत्रिक बाबा आके वही अपनी गुस्से भरी आवाज में उसको बोलते हैं, जैसी आवाज उन्होंने तब निकाली थी कहाँ जा रही हो, ऐसी आवाज में उसको बोलते हैं भूल गई है क्या काम था तेरा? तो ऋचा एकदम से डर जाती है, तो डर के उड़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि सपना था, सपना इसलिए आया कि क्योंकि वो मेरी कज़न मेरे से ऐसी बातें कर रही थी इसलिए मुझे ऐसा सपना आया, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर भूल जाती है इस बात को। फिर अगले दिन सोती है, फिर उसको यही सपना आता है, याद है कि आकर दिलाना पड़ेगा कि जो मैंने तुझे कहा था, कि नहीं याद? तो फिर वो डर जाती है दोबारा से। अब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ना कि कुछ गड़बड़ होए, मैं पागल तो हो ही गई है, इसको वहां तक पहुंचा देती हूँ किसी तरीके से, वहां ले जाती हूँ बाबा जी के पास, मेरे को कैसे तैसे पहुंचाना है, मैं पहुंचा देती हूँ, मेरी जान छूटेगी और मैं अपना आराम से फिर आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। जब वो वहां तक पहुंचती है, मतलब उसके घर जाती है स्नेहा के, उसका हालचाल पूछने के बहाने पहुंचती है उसके घर पर कि मैं उसका हाल चाल पूछने आई हूँ। उसकी माँ एकदम से उसको देखती है कि अच्छा, अपनी मतलब उसकी माँ को तो अपने मन में होता ही है ना, उसकी माँ को पता चल चुका होता है कि इसकी शादी अब उससे हो रही है, तो उसकी माँ के मन में थोड़ा सा तो आता है ना कि मेरी बेटी की शादी जिससे हो रही थी और मेरी बेटी का क्या हाल हो गया, अब उसकी जगह ये उससे शादी कर रही है और मेरी बेटी बेचारी पागलों जैसी हालत में यहाँ बैठी हुई है, और अच्छे से उससे बात भी नहीं करती है, वो अपने रोने में लगी होती हैं क्योंकि वो दिन रात उसकी माँ रोती ही रहती है स्नेहा की, क्योंकि उसकी बेटी की हालत अच्छी खासी, इतनी सुंदर उसकी लड़की, उसकी हालत ऐसी हो जाती है तो माँ का तो ये हाल होगा ही ना। और ऋचा बोलती है कि आंटी मैं स्नेहा से मिलने आई हूँ। तो उसकी मम्मी को ये भी बार बार दिमाग में आ रहा होता है कि जब से ये इसके साथ गई थी ना घूमने, तब से इसकी ऐसी हालत हुई है, स्नेहा की तब से ऐसी हालत हुई है। उस दिन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैं इसके हाथ में कपूर बांध दूं, और इसने जल्दी जल्दी इसको ले जाने के चक्कर में, और वो भी जल्दी जल्दी ले जाने के चक्कर में इसने कपूर नहीं बांधा, और तभी से ये सब कुछ कर रही है। ये बाहर कही थी इसके साथ, इसकी वजह से ही हुआ ये सब कुछ, मैंने मना किया था बाहर मत जा। अब उसकी वो बोलती है आंटी मैं ना इससे मिलने आई हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था, पता नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्या हो गया, तो आप ऐसा करो इसको ना मेरे साथ भेजो। पहले बीच में ना मैं भी ऐसी हो गई थी, तो मेरे मम्मी पापा ना मुझे काशी जी ले गए थे और वहाँ ना उन्होंने मुझे दर्शन करवाए, फिर मैं वहाँ पे थोड़े दिन अपने उनके मामा जी घर में रुकी, तो मेरे को
मैं ठीक हो गई बिल्कुल। और देखो बीच में मैं भी नहीं आ रही थी ना आपके घर, मेरे को भी कुछ हुआ था अब, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका भी हो सकता है यही सब कुछ हुआ हो, हम इसको भी ठीक करवा देते हैं, वहाँ ले जाती हूँ मैं इसको, आप कहो तो। उसकी अम्मी उसकी माँ सोचती है अच्छा इतनी अच्छी बन गई, अब इतने दिन से उसको याद नहीं आई मेरी बेटी की, अब एकदम से आई है, मैं इसको काशी जी ले जाती हूँ, इसके साथ मैं अकेली अपनी बेटी भेज दूँ। तो वो बोलती, उसकी माँ कहती है अच्छा तू ठीक हो गई थी, चल ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो हम लोग चलते हैं, मैं भी चलूंगी लेकिन तेरे साथ, मैं ले चलती हूँ साथ में, कहाँ जाना है बता। तो वो बोलती है नहीं नहीं आंटी आप क्या करोगे, आप इस उम्र में कहाँ धक्के खाते फिरोगे, मैं इसको अकेली ले जाऊंगी, मैं अपने मामा जी घर भी ले जाऊंगी इसको, वहाँ पे हम 2-3 दिन इसको घुमाएंगे फिराएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी वहाँ पे दर्शन करवा कर, 3 दिन इसको घुमाएंगे फिराएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी वहाँ पे दर्शन करवा कर। तो उसकी माँ कहती है अच्छा तो लेकिन मैं ऐसे नहीं भेज सकती अपनी बेटी को, मैं साथ में ही मुझे जाना पड़ेगा, तो हमारे साथ चल रही, तो मैं बता दियो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं, हम देर साथ जाके कर लेंगे। तो अब वो परेशान हो जाएगी, ये तो मेरे साथ भेजेगी नहीं अपनी बेटी को, तो मैं कैसे इसको वहां तक पहुंचाऊंगी। इसको स्नेहा को किसी भी तरीके से इस बाबा तक तो पहुंचाना था, लेकिन उसकी मम्मी जो थी स्नेहा की, वो उसे अकेले जाने नहीं दे रही थी, और वो जाने देगी भी कैसे, उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब है, वो कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे तो किसी साथ भेजेगी नहीं। तो लेकिन अब ऋचा को तो लेके जाना है, तो अब उसकी माँ की हाँ में हाँ करनी पड़ेगी, कुछ भी वहां जाके वहां तक तो पहुंचे, फिर देखेंगे क्या करना है आगे, इसकी माँ को भी ठिकाने लगा देंगे कहीं, लेकिन स्नेहा को तो मुझे किसी भी तरीके से घोरी तक पहुंचाना है। अब उन्होंने तैयारी करी और वो लोग निकल गए वहां के लिए। अब पूरे रास्ते ऋचा का तो दिमाग घूम रहा है, वो स्नेहा जो पागलों जैसी हरकतें कर रही है, और ऋचा का दिमाग घूम रहा है पूरा कि किस तरह इसकी माँ को कहाँ सेट करूँ कि मैं स्नेहा को पहुंचाऊं तांत्रिक तक। उन्होंने दर्शन वगैरह किए, काशी विश्वनाथ के दर्शन। उसकी जो माँ थी ना स्नेहा की, वो बहुत भक्ति करती थी, मतलब बहुत भक्ति करती थी, और कहते हैं ना भक्ति में बहुत ताकत होती है, कितना भी नेगेटिव एनर्जी हो पॉजिटिव एनर्जी को काट नहीं सकती वो। जब इंसान पॉजिटिव होता है अपने दिल से तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी माँ जो थी वो बहुत भक्ति करती थी और उसने अपना दर्शन किया भगवान से, अपना पूरा मांगा कि मैं बेटी को ठीक कर दो। अपनी पॉजिटिविटी के साथ वो उसकी मम्मी अपना दर्शन वगैरह करके आराम से बैठ गई। तो अभी वो बोली ऋचा कि अब हम रात को ना मामा जी घर रुक जाएंगे, इतनी दूर हम वापसी सेम डे नहीं जा सकते, तो हम होटल वगैरह में क्या करेंगे, रुक के हम वहाँ रुक जाते हैं, पास में आधे घंटे का ही रास्ता है। तो उसकी मम्मी बोली चलो ठीक है चलते हैं। उसकी मम्मी को वो वहाँ अपने उनके घर लेके चली गई। अब वहाँ पे जब वो अपने रिश्तेदारों के घर पहुँच गए तो शाम हुई ना, तो उसने बोला कि आंटी मैं और उसकी जो कज़न थी जो उसको सबसे पहली बार तांत्रिक के पास ले गई थी, वो दोनों बोली कि ना हम ना आंटी बाहर घूमने जा रहे हैं, हम ना स्नेहा को भी ले जाते हैं, थोड़ा बाहर टहलेगी ना अच्छा लगेगा। तो उसकी माँ के मन में ना डाउट आया कि इसको इसकी चिंता क्यों हो रही है अचानक से इतनी ज़्यादा, पहले तो इतने दिनों से पूछने नहीं आई इसके बारे में कुछ, इसको देखने भी नहीं आई एक बार भी। तो उसकी मम्मी ने कहा चल ठीक है ले जा तू बाहर। अब वो उसको बाहर लेके चली गई। तो उसकी जो कज़न थी ना, उसकी मम्मी ने उस कज़न की जो माँ थी उसने कज़न को कहा कि तुम जहाँ भी जा रही हो ना जल्दी वापस आ जाना, मेरे को कोई काम है। तो घर में इसकी मम्मी अकेली कैसे रहेगी। उसकी लड़की जो स्नेहा ऋचा की कज़न थी उसने बोला ठीक है। अब ऋचा की कज़न और स्नेहा तीनों बाहर चले गए। अब उसको अघोरी के पास पहुंचाना था किसी भी तरीके से। इधर उसकी माँ के मन में कुछ अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे कि मैं अपनी बेटी को भेज दिया है, कि उसको ना नेगेटिविटी फील हो रही थी कि कुछ सही नहीं हो रहा हो जैसे। तो उसकी माँ बहुत परेशान, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ उसको लग रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो उनको लेके निकल गई। जैसे ही वो थोड़ा सा 10 मिनट हुए होंगे ना, उसकी माँ को ना बहुत अजीब सा फील होने लग गया, लड़की की माँ को, स्नेहा की माँ को। तो वो ना उनके पीछे निकल गई उनको ढूंढने के लिए कि मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रही है, मैं वापस ले आती हूँ उसको, मेरे को नहीं भेजना उसको कहीं पे भी किसी के साथ भी, मेरी बेटी मैं अपने पास ही रखूंगी। तो वो उसको बिठा, जैसे वो बाहर जाती है उसके पीछे उसकी माँ जाती है, तो वो उसको ऑटो में बिठा के कहीं ले जाती है। पीछे से उसकी माँ दूसरा ऑटो करती है, उसको आवाज मारती है पहले ऋचा रुक जा, ऋचा रुकती नहीं है। तो उसकी माँ फटाफट ऑटो करती है दूसरा, और उस ऑटो को बोलती है कि तुम उस रिक्शे के पीछे पीछे चलो, उसमें मेरी बेटी है, मुझे उसको वापस लेना है, तुम उसके पीछे पीछे भागो बस जैसे करके। तो उस ऑटो के पीछे वो ऑटो भी लग जाता है।
वो ऑटो लग जाता है, वो ऑटो आगे वाला ऑटो चलता जाता है। तो मतलब उसकी माँ देखती है कहाँ जा रही है, तो बोल रही थी टहलने जा रही है। तो उसकी माँ को और ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है कि मतलब रास्ता थोड़ा लंबा होता है, तो उसकी माँ बहुत घबराने लग जाती है कि ऑटो चलता ही जा रहा है और ये तो मेरे को बोल रही थी कि मैं बस बाहर टहलाने लेके जा रही हूँ स्नेहा को, और ये ऑटो में बिठा के कहीं ले गई है। उसकी माँ का दिल बहुत ज़्यादा तेज से धड़कने लग जाता है। वो ऑटो वाले कहती है भाई तू जितने मेरे से पैसे लेने ले लियो, लेकिन मुझे इस ऑटो को रोकना है, तू फटाफट चल बस। आगे जाके वो उसकी माँ भगवान का बहुत जाप करने लग जाती है, मंत्र पढ़ने लग जाती है, जो भी उसके मंत्र, उसका गुरु जाप, बहुत भक्ति अपने कर भगवान का अंदर ही अंदर नाम लेने लग जाती है कि मेरी बेटी को भगवान बचा ले, इतना सब कुछ तो हो गया, अब और इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे अपना विश्वास मत खोने दे, तू है मुझे पता है, और तू मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देगा, मुझे ये भी पता है। तो उसकी माँ जैसे ही ऐसे जाप करती हुई उस ऑटो के पीछे भाग रही होती है, एकदम से जो आगे ऑटो चल रहा होता है, जो स्नेहा का, जिसमें स्नेहा वगैरह बैठे होते हैं, उसके आगे एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है। तो वो एकदम से ऑटो की ब्रेक लग जाती है, और इतनी देर में ये ऑटो उस ऑटो को पकड़ लेता है, मतलब वहां तक पहुंच जाता है। उसकी माँ फटाफट उतर के उस ऑटो वाले को रुक जा तू आगे मत बढ़ियो अब। तो वो ऑटो वाला जो चला रहा होता है स्नेहोना का ऑटो, तो वो भी रुक जाता है। तो ये देख के जो रिचा और उसकी कजन बहुत डर जाती है कि ये कहाँ से आ गई एकदम से, ये तो घर पर थी और हम इतना आगे आ गए, ये इसकी माँ यहाँ पे कैसे आ गई। तो उसकी माँ स्नेहा की माँ फटाफट स्नेहा को ऑटो से उतारती है और रिचा को धक्का मारती है कि तू कहाँ लेके जा रही मेरी बेटी को, तूने तो बोला था कि मैं यहीं तक लेके जा रही हूँ सैर कराने बस, और तू ये ऑटो में बैठा के कितने अंधेरे रास्ते पर, यहाँ तो कुछ भी नहीं आसपास, कहाँ लेके जाना चाहती थी मेरी बेटी को। तो जो स्नेहा होती, रिचा होती है, उसकी माँ को धक्का मारती है कि आंटी आप पागल हो गए हो, क्या हो गया है आपको, हम जा रहे हैं कहीं पे, हट जाओ यहाँ से। तो उसकी जो स्नेहा की माँ होती है, वो ये देख के बड़ा हैरान होती है कि रिचा ने मेरे को धक्का मार दिया। रिचा का रूप देखती है, वो बड़ी बड़ी आंखें करके रिचा एकदम अपना अग्रेसिव नेचर बोलते हैं ना जिसको, इतने गुस्से में उसको धक्का मार के बोलती है हट जाओ यहाँ से, मुझे इसको लेके जाना है, हम घूमने जा रहे हैं, हट जाओ आप यहाँ से। तो उसकी माँ बहुत डर जाती है कि ये रिचा का क्या रूप है। वो जैसे तैसे करके छीना छपटी करके, और ऑटो वाले की जो दो हेल्प, ऑटो वाले होते हैं दोनों, उनकी हेल्प लेती है कि बड़ी होती है तो ऑटो वाले उसी की हेल्प करते हैं कि ये मेरी बेटी को जिससे बचाओ। वो ऑटो में बिठाती हैं उसको और वहाँ से अपनी स्नेहा को वापस लेकर आ जाती है। स्नेहा को वापस लेकर आके सीधा वहाँ से अपनी टैक्सी करती है और अपने मेरठ के लिए रवाना हो जाती है। इधर जो रिचा है, अब उसको घबराहट छिड़ जाती है कि मैं तो उसको वहां तक पहुंचा ही नहीं पाई, अब मैं क्या करूंगी। अब रिचा पीछे जाने के बजाय तांत्रिक के पास चली जाती है कि मैं तो उसको नहीं ला पाई, उसकी मम्मी तो उसको लेकर चली गई, तो अब मैं क्या करूं। तो तांत्रिक जो होता है उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है तू जो मैंने तुझे चाहिए था मैंने तो तुझे दिलवा दिया, लेकिन जो तुझे चाहिए था वो तो तू मुझे नहीं ला, मतलब जो मुझे चाहिए था वो तू ला नहीं पाई है। तो ये गुस्सा देखकर ना जो उसकी कजन होती है वो तो वहां से बाहर निकल कर आ जाती है, और तांत्रिक उसको कुछ कहता नहीं क्योंकि उसका इन सब चीजों में कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो रिचा होती है वहां खड़ी होकर सुन रही होती है, वो देखती हुई कि मेरी कजन वहां से चली गई है। तो तांत्रिक कहता है अब तूने मेरी शक्तियों का मजाक उड़ाया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तो इसकी सजा अब तुझे मिलेगी। तांत्रिक इतने गुस्से में आता है, वो कहता है अब इसकी सजा तुझे मिलेगी, तू उसका शरीर नहीं ला पाई तो क्या हुआ, तेरा शरीर तो खुद आया ना मेरे पास, तो अब तू यहाँ से कभी नहीं जा सकती। तो तांत्रिक होता है उसके पास एक खंजर होता है, वो दे उसकी गर्दन पर मारता है, और उसकी कजन दूर से देखती है और वहां से भाग, उसको बचाती नहीं है, वहां से भाग जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि तांत्रिक ने इसको मार दिया है, ना वो कुछ बोलती, वहां से भागती हुई अपने घर आ जाती है। और उधर तांत्रिक जो है उस रिचा का शरीर खत्म कर देता है। बुराई का नाश बुराई से हो गया। उसने तांत्रिक ने उसको खत्म करके उसका शरीर, जो उसको शरीर चाहिए था एक औरत का, उसने उसी के शरीर को रख लिया एंड में। इधर उसकी कजन आके घर में बोलती है कि मुझे नहीं पता रिचा कहाँ गई, हम रास्ते में उसको कोई उठा के ले गया। वो ऐसी कहानी बनाकर बता देती है। वो लोगों को रहस्य पता ही नहीं चल पाया कि वहां तांत्रिक ने उसको काट डाला। बुराई का नाश बुराई में। और जो स्नेहा थी उसकी माँ की भक्ति ने उसे बचा लिया, उसकी माँ की तपस्या ने उसे उस दिन बचा लिया, नहीं तो वो तांत्रिक उसका वो हाल करता उसकी आत्मा का कि ना वो कभी मर पाती ना वो जी पाती। इसलिए कहते हैं कि
कि बुराई का नाश बुराई ही होती है और अच्छी चीज़ों की जो अंत होता है वो अच्छा ही होता है।